मैं यहाँ बुला सबको। बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा साइड हो ना, साइड आ जाओ। मानव तस्करी से दलाल यहाँ पे लेके आते हैं। जितनी छोटी लड़की उतना ज्यादा भाव मिलता है, जितनी खूबसूरत लड़की उतना ज्यादा भाव मिलता है। कि वहाँ पे जो भी महिलाएं और बच्चियां, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं है, या तो मजबूरी है या तो उनको अगवा करके लाया जाता है। हम जब माइनर को रेस्क्यू करने जाते तब मैं उसको भी हम पूछते हैं, तो बोलती है कि नहीं यही हमारा नसीब है। जो 10-12 साल की लड़की थी और बोलती थी कि मुझे दलाल ने लाके बेच दिया है, मुझे घर जाना है और यहाँ से मैं निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे दलाल मारेंगे। वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनका जो मॉब आ जाता है, 500-700 लोग आ गए तो 4-5 पुलिस और हम कुछ नहीं कर सकते, कि ये लोग तो इतने खतरनाक है कि इनको खत्म कर दिया, मुझे भी मार डालेंगे। आपने मेरे पति को मारा ना, उसका बदला ही तो मुझे लेना है। नमस्कार, मी प्रतीक्षा पेडणेकर स्वागत करते तुम्हा सगळ्यांचं गोष्ट असामान्यांची या मालिकेच्या नव्या भागात। आजवर अनेक चित्रपटांमधून आपण वेश्या व्यवसाय, त्यामध्ये इच्छेविरुद्ध अडकलेल्या मुली आणि त्यांना होणारा त्रास पाहत आलो। अनेक संस्था या मुलींसाठी काम करत असतात। अशाच एका संस्थेला आज आपण भेटणार आहोत। या संस्थेचं नाव आहे रेस्क्यू फाउंडेशन। त्रिवेणी आचार्य यांनी आपल्या पतीसोबत मिळून 2000 साली स्थापन केलेली ही संस्था रेड लाईट एरियामध्ये अडकलेल्या मुलींना सोडवण्याचे, त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे आणि त्यांच्यासाठी चांगले भविष्य घडवण्याचे काम करते। चला तर मग त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया त्यांच्या या असामान्य कार्याविषयी। मेरा नाम त्रिवेणी आचार्य है और मेरी संस्था का नाम है रेस्क्यू फाउंडेशन। हमारी संस्था रेड लाइट एरिया में फंसी हुई सेक्स वर्कर को पुलिस की मदद से बचाती है और उनका पुनर्वसन करती है। जब मैं पत्रकार थी और एक बार स्टोरी कवरेज करने के लिए मैं कमाठीपुरा गई थी, एक फिल्मी हीरो वहाँ पे सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे और मैं वहाँ पे कवर करने गई वो न्यूज़। तभी मुझे पता चला कि वहाँ पे जो भी महिलाएं और बच्चियां है देह व्यवसाय में, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं है, या तो मजबूरी है या तो उनको अगवा करके लाया जाता है गरीब देश गरीब राज्यों से, और फिर उनको कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 5-7 साल तक देह व्यवसाय करने के बाद उसको HIV एड्स हो जाता है और फिर वहीं पे उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये तभी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मानव तस्करी क्या होती है। तभी मैंने पहली बार ये शब्द सुना, मानव तस्करी, कि मानव तस्करी से दलाल यहाँ पे लेके आते हैं और कमोडिटी की तरह लड़की और महिलाओं को यहाँ पे बेच देते हैं। जितनी छोटी लड़की उतना ज्यादा भाव मिलता है, जितनी खूबसूरत लड़की उतना ज्यादा भाव मिलता है। और ये एक औरत का, ये एक लड़की का बाजार, जिसको बदनाम गली बोलते हैं, तो बदनाम गलियों में इतनी कम नसीब लड़कियां थी कि उसके लिए कोई काम ही नहीं करती थी कोई संस्था। और तभी मुझे ऐसा लगा कि ये 10-12 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगा के अंदर तैयार हो रही है, ये लड़की की जगह अगर मेरी बेटी होती तो। और वो लड़कियां को मैं सब पूछने लगी और उन्होंने जब अपनी कहानी बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ और तभी तय कर लिया कि इनके लिए काम करना है, और वो ही मेरी लाइफ का चेंजिंग गियर बन गया। हमने दोनों ने साथ में मिलकर शुरू किया था। तभी ऐसा तय हुआ था कि मैं पत्रकार रहूंगी और 100% मेरे पति ये संस्था में रहेंगे। मैं पार्ट टाइम उनको जो जो हेल्प लगे वो करती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमें थ्रेटिंग कॉल्स तो बहुत आते थे, लेकिन कुछ माइनर लड़कियां कहीं फंसी हुई है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो रेड करने के लिए निकले थे। और उनकी गाड़ी को देर रात को उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट करके, मतलब पुलिस तपास में ऐसा आया कि एक्सीडेंट, लेकिन वो फ्रेम एक्सीडेंट था, उनका मर्डर ही था। लेकिन तो तभी मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि ये लोग तो इतने खतरनाक है, ये क्रिमिनल्स, कि इनको खत्म कर दिया, मुझे भी मार डालेंगे।
तो सब घर वाले भी नहीं चाहते थे कि हम ये काम करें, कि ये काम में क्यों करते हो, बाकी तुम्हें अगर सेवा करनी है तो बहुत सारी जगह है, आप अनाथ आश्रम चलाओ, वृद्धाश्रम चलाओ, कैंसर पेशेंट के लिए काम करो, लेकिन ये सब काम छोड़ दो क्योंकि ये गटर में उतरने का काम है और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपको उसकी छींटे उड़ेंगे। तो जब मर्डर हुआ तो पूरी फैमिली ने मना कर दिया था कि आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ही खुन्नस आया कि आपने मेरे पति को मारा ना, मैं और जोर से, मैं उसका बदला ही तो मुझे लेना है। तो मुझे और जुनून आया और मैंने तय कर लिया कि भले मेरी भी मौत आ जाए। मेरी मौत के बाद भी ये पूरी जो हमारी रेस्क्यू टीम बनी है वो यही सेक्स वर्कर जो थे और हमने उनको बचाया, जो अभी हमारी सर्वाइवर है, उसकी बनी हुई टीम है। तो मैं मर जाऊंगी तो भी हमारा काम बंद नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सब बैकअप है, पूरी टीम है जो आगे ये संस्था को चलाएगी। देखो, रेस्क्यू फाउंडेशन हमारी संस्था 25 साल से काम कर रही है। तो एक तो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन गया है, दूसरा हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर है, पूरा यूथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ लियो क्लब जुड़ी हुई है जो कॉलेज स्टूडेंट की बनी है, और हमारे इन्फॉर्मर है और स्पाई है, अंडर कवर जो जाते हैं क्लाइंट बन के और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हम उनको रिवॉर्ड देते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से मिलती है, हमें अभी मिसिंग लड़कियां महिलाएं होती है तो हमें पुलिस से आती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से आती है, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से हमें इंफॉर्मेशन आती है, महिला और बाल कल्याण विभाग से भी आती है। अभी तो सब जगह से हमें इंफॉर्मेशन आने लगी है। और हमारी जो एक्सपर्टी है कि हमें मालूम है कि किस तरह से छोटी लड़की को कौन सी जगह रखते, उनके हिडन सेल कैसे होते, गुप्त खंड जहाँ पे छुपा के रखते हैं। मैं बुला सबको, बेटा आ जाओ, थोड़ा साइड होना, आ जाओ, साइड में बैठिए, आ जाओ, साइड में बैठिए, आ जाओ, चलो साइड में। और कौन है बेटा? कोई नहीं, नीचे चलो, नीचे बैठ जाओ। कांची, उसको संभाल कर एक हो रहा है। तो ये सब चीजों का हमें आइडिया है, तो हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी वहां पे जो बदनाम गलियों में भी एक कोठे वाला दूसरे कोठे वाले का दुश्मन होता है, या तो उनके बीच में भी एक स्पर्धा होती है, तो वो हमें कैसे भी करके इंफॉर्मेशन दे देते कि यहाँ पे छोटी लड़की आई है या यहाँ पे नई आई है। तो फिर उसकी टिप के ऊपर हम जाके, हमारा अंडर कवर जो है वो जाके देख के आते हैं। अगर छोटी लड़कियां है या फोर्सफुली है कोई महिला है, हम उनका कंसर्न लेना पड़ता है। जिसको भी रेस्क्यू करवाना है उसको मेंटली प्रिपेयर करके उसका कंसर्न लेना पड़ता है। तो अंडर कवर जाके कोई क्लाइंट बन के जाके उसके साथ बात करके आते हैं और फिर हम पुलिस के पास जाते हैं विथ एविडेंस। हमारा स्पाई कैमरा में जो होता है शूटिंग, वो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए ये लड़कियां है। तो पुलिस हमारे साथ चलती है और हम पुलिस के साथ जाके वहाँ पे रेस्क्यू करते हैं और पूरा लीगल प्रोसीजर होती है। उसके लिए पंचनामा बनता है, एफआईआर होती है, ब्रोथेल मैनेजर या ओनर होते हैं वो उसको अरेस्ट किया जाता है, पाइप से जो कॉन्डोम मिलता है, कैश पैसा मिलता है, वो सब एविडेंस के लिए लगता है। और कोई कस्टमर को भी एक पंच करके लेते हैं। तो ये पूरा लीगल प्रोसीजर के साथ हमें जाना पड़ता है। डिफिकल्ट तो बहुत ही चीज ये है क्योंकि जो क्रिमिनल्स है उनकी सिंडिकेट इतनी यूनाइटेड है कि अगर हम जा रहे हैं, अगर गली के नाके से निकले या हम पुलिस स्टेशन में गए हैं या, तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि आज रेड होने वाली है। तो वो लड़कियों को इधर इधर कहीं पे भी छुपा देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो लड़कियां हमें नहीं मिलती है। कभी पुलिस के पास फोर्स नहीं होती है, कभी लेडी कांस्टेबल नहीं होती है, तो हमें वो डिले हो जाता है और उसमें उन लोगों को कहीं डाउट आ गया कि लड़की नहीं है और उसके पास बार बार कोई एक क्लाइंट आ रहा है, तो बहुत सारे प्रिकॉशन लेके ये काम करना पड़ता है। ये बहुत ही इसके लिए रेकी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें कभी हम
फेल भी हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि फोर्स हमारे साथ होती है तो भी वहाँ पे जो कम्युनिटी है उनका जो मॉब आ जाता है, 500-700 लोग आ गए तो 4-5 पुलिस और हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे कभी मॉब आता है, हाथापाई होती है, ये सब होता है। ये मेरे पति जो मिलिट्री से रिटायर थे वो ही खुद कस्टमर बन के जाते थे। वो जमाने में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो वहाँ पे जाके सर्च करते थे कि कहीं माइनर लड़की है या फोर्सफुली है। फिर धीरे धीरे उनको अनुभव होता गया कि एक लिपस्टिक लगाने की स्टाइल से भी पता चल जाता है कि कौन सी लड़की नई है, हिंदी बोलने को नहीं आता है। तो इस तरह से नई लड़की को ढूंढ के फिर उसके साथ बात करके वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे, मैं पुलिस के पास जाती थी और फिर रेड करते थे। लेकिन तभी ऐसा था कि मैं पत्रकार थी और पुलिस और पॉलिटिशियन सबके साथ एक अच्छे रिलेशन थे, तो तभी हेल्प मिल जाती थी। और अभी तो एक रिलेशन बन गया है सालों का कि हमारी इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। हमने बोला है कि वहाँ पे 10 साल की लड़की है तो 10 साल की लड़की वहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अभी तो अलग अलग जगह पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी बन गए हैं। हमने एक रीट पिटीशन फाइल किया था और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 507 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया ये स्पेशल सेल में रिक्रूट करने के लिए और चलाने के लिए। देखिए, पुनर्वसन 2 प्रकार का होता है। एक उनका मानसिक पुनर्वसन, क्योंकि वहां उनका जो ब्रेन वॉश करके रखा है तो लड़की का डबल दिमाग हो जाता है कि वहां से निकलना भी है, घर जाना भी है, ये जिंदगी नहीं चाहिए, ये बदनामी वाली। वो रेस्क्यू होके आते हैं, लेकिन रेस्क्यू होके आते हैं तभी तो बहुत उनको स्पॉइल कर दिया जाता है, उनको ड्रग एडिक्टर बना दिया जाता है, अल्कोहलिक, इतना तम्बाकू गुटखा खाते हैं, अभद्र लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये उसको नॉर्मल वे में लाने के लिए उनका अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग है, उनकी थेरेपी है। एक तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसमें उसकी एज वेरिफिकेशन होती है, प्रेग्नेंट है तो उसका एबॉर्शन करवाना पड़ता है, और बाद में उसका लीगल के बाद उसका ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होता है। क्योंकि वो पहले सच नहीं बताती है, उसको धंधा घर पे एक दूसरा नाम दिया जाता है तो अपना सच नाम नहीं बताती है, अपना घर का पता नहीं बताती है, जो सच है वो छुपाती है। तो उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है। फिर उसको धीरे धीरे उनका पुनर्वसन की प्रोसेस शुरू होती है कि सुबह में उनको मेडिटेशन कंपलसरी है हमारे यहाँ पे, योगा, जुम्बा, फिर हॉबी क्लासेस होते हैं, डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, लिटरेसी क्लासेस, तो सब अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है और उनका डेली उनके काउंसलिंग वगैरह चलती रहती है। एक तो उनमें जो नकारात्मकता आ गई है, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे प्रेमी ने मुझे बेच दिया या मेरे घर वाले ने मुझे बेच दिया, तो उसको लगता है कि पूरा विश्व खराब है। तो एक तो उसमें नकारात्मकता है, उसको हमें सकारात्मक वे में ले जाने के लिए बहुत ही धीरज रखनी पड़ती है। दूसरा, उसमें उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसने जो पीड़ा भुगती है, इसकी वजह से उसमें आक्रोश बहुत आ जाता है। तो आक्रोश को बाहर निकालने के लिए वो कभी कांच तोड़ती है, कभी हाथ काट लेती है। तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए हमें बहुत निष्णांत की सलाह लेनी पड़ती है, उनकी अलग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है और बहुत ही धीरज से काम लेना पड़ता है। देखिए, हर बार एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो नहीं भूल पाते हैं। मेरे पास तो ऐसे हजारों कहानियां हैं, पूरी किताब भर जाए। लेकिन मेरे लिए तो पहले दिन की बात मैं करूं तो पहले दिन जो लड़की को मैंने देखा था, जो 10-12 साल की लड़की थी और बोलती थी कि मुझे दलाल ने लाके बेच दिया है, मुझे घर जाना है और यहाँ से मैं निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे दलाल मारेंगे, वहां पे जो पिंप खड़े हैं वो मुझे मारेंगे, हमारे पे अत्याचार होगा, हमारे पे। तो उसकी कहानी मेरे लिए तो पूरा मेरी जिंदगी बदल डाली। तो देखिए, मेरी फैमिली में तो अभी ये मेरी संस्था ही है जो यहाँ पे 4 शेल्टर होम में 500
जितनी लड़कियां हैं, तो मेरी फैमिली यही है। अभी तो फैमिली में पहले मदर इन लो थी, सास थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरा बेटा भी चला गया तो भी ये बंद कर दे। तो फैमिली में बहुत ये फर्क पड़ता था कि तुम कौन सा काम कर रहे हो, हम क्या बताएं। पहले तो हम गर्व से बोलते थे कि हमारी बहन पत्रकार है, लेकिन हम अभी क्या बोले, तुम तो वेश्या को छुड़ाने का काम कर रहे हो। तो फैमिली बहुत नाराज थी, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। जैसे कि ट्रॉमा से कोई लड़की आ जाती है बाहर, कोई लड़की को टाइम लगता है वो उसमें जो पीड़ा है उसको बाहर निकलने की। इसीलिए हीलर थेरेपी है, काउंसलिंग है, बाकी कुछ अलग अलग थेरेपी है जो कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट उनके साथ करते हैं। अलग अलग गेम्स होती है, आर्ट थेरेपी है हमारे यहाँ पे, पेंटिंग थेरेपी, जैसे कि आप तुम्हारे भूतकाल में क्या हुआ था वो आप, ताकि उसमें जो उसका आक्रोश है या उसका जो दर्द है वो बाहर निकल के आए। उसके साथ साथ फिर हम डांस थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी है, सिंगिंग थेरेपी है, ड्रम थेरेपी है, उसे अलग अलग प्रकार की हम थेरेपी उनको देते हैं। ये हमने हमारे घर पे पहले तो चलाते थे, हमारा बंगलो था उसमें ही हम चलाते थे, हम रेस्क्यू करके लाते थे। हमारे घर में ही हमको लाइसेंस मिला था। 2003 में हम यहाँ आए। जब 2003 में यहाँ आए तो आजू बाजू के लोगों ने बहुत विरोध किया था। अभी तो हमारे दोस्त हो गए। हमारे सामने एक इंस्पेक्टर ठाकुर है जो एसीपी होकर रिटायर हुए, एकदम बिल्कुल सामने। वही 100 नंबर पे फोन करके बोलते थे, देखो ये लड़की आई है। अभी वो सॉरी भी बोलते हैं कि इतना मुझे आइडिया नहीं था कि आप इस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हो। बहुत विरोध हुआ था, बहुत। यहाँ से नगर सेवक के पास लोग जाते थे, बहुत विरोध किया लोगों ने। और जहां जहां शुरू किया वहां पे विरोध किया। हमने पालघर में शुरू किया तो वहां पे भी आदिवासी लोग मोर्चा लेके जाने का कि यहाँ गंदी लड़कियां ला रहे हैं, हम सब हमारे लड़के को बिगाड़ देगी, बहुत विरोध हुआ। लेकिन आज वही लोग हैं जो हमें मदद के लिए आते हैं। तभी स्टोन थ्रोइंग हुई हमारे ऊपर, कोई तो हॉकी, कोई ता लेके आ गए। फिर हमने पुलिस को फोन किया, तभी बहुत बड़ा मॉब आ गया था। तो पुलिस हमको बचाने के लिए पुलिस ने बोला कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ करके मुझे पुलिस लेके गई। और बाद में पुलिस स्टेशन में लेके गए तो तभी मैं पत्रकार थी। गोपीनाथ मुंडे से लेके हर अपने प्रमोद महाजन से लेके भुजबल साहब सब पहचान वाले कि आपने किसको उठाया है। तो मुझे तो तुरंत ही छोड़ दिया। लेकिन बाद में उनके साथ हमने काउंसलिंग शुरू की, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरी यहाँ की कम्युनिटी थी। तो हमने उनको ये सब समझाया कि देखो ये इस प्रकार से लड़कियां मजबूरी से आती है और हम उनको बचाते हैं। बाद में तो हमको यहाँ पे 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन मिला। तो बाद में फिर कोई हमारे पे हमला नहीं। फिर रात को रोज पेट्रोलिंग की गाड़ी 4 बार आके हमारे रजिस्टर में एंट्री करके जाती। तो इस तरह से हमें पुलिस की मदद मिलती थी। बाद में तो हमारे यहाँ पे कलेक्टर की विजिट शुरू हो गई, एम्बेसी से लोग आने लगे। देखिए ये हमारे जैसी संस्था और आनी चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि एशिया की हम सबसे पहली ऐसी संस्था है जो कि मानव तस्करी में फंसी हुई लड़की और महिला को बचाना और उसका पुनर्वसन करना, ऐसा काम पहले शुरू हमने किया। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने पहली बार एनजीओ को होम चलाने का लाइसेंस दिया। नहीं तो शासकीय वसति गृह हुआ करते हैं, प्राइवेट एनजीओ का कोई होम नहीं हुआ करता था। क्योंकि ये तो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो लड़कियां आती है जिसका लीगल है उसको केयर एंड प्रोटेक्शन देना। तो हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 24/7 पुलिस प्रोटेक्शन दिया है हमारे सभी शेल्टर होम को। देखिए हमने इनको स्कूल में भेजने से पहले बाल न्यायालय समिति से एक ऑर्डर लेना पड़ता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का ऑर्डर लेके जब हम स्कूल अथॉरिटी को मिलते हैं, इनका IQ टेस्ट होता है। ये स्पेशल केस है, ये हमारा होम भी इसको स्पेशल होम बोलते हैं। उनकी स्कूल, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर सबको मालूम है।
लेकिन उनके कलीग को मालूम नहीं है कि ये लड़कियां कौन है। हमारी हाउस मदर है, उनको छोड़ने जाते लेने जाते हैं, क्योंकि एक भी लड़की वहीं से अगर भाग गई तो फिर हमें बहुत सारा लीगल प्रोसीजर ये करना पड़ता है। तो आज भी समाज में सोशल स्टिग्मा है कि ये यहाँ पे बोलते हैं क्या वो गंदी लड़कियों को रखने का आश्रम है, ऐसा अभी भी आसपास के लोग बोलते हैं। हमारी लड़कियों को हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाते और इतना आत्मविश्वास देते हैं कि एक बार फंसी वो दूसरी बार नहीं फंसेगी। और अभी तो धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी चेंज होने लगा है। अभी तो हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग कभी फूड स्पॉन्सर करते हैं, कभी राखी बंधवाने के लिए भी आते हैं, फेस्टिवल में हम उनको इनवाइट करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद 5000 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग जगह पे है, अपनी फैमिली है, उनके बच्चे है, कोई रिक्शा ड्राइवर बनी है तो कोई अच्छी हॉस्पिटल में पेशेंट केयर का काम कर रही है, कोई हाउसकीपिंग का काम कर रही है। तो उनका अच्छा अनुभव है। हमारे बहुत अच्छा अनुभव है कि हमारे यहाँ से पढ़ के लड़कियां नर्स थी, वो कनाडा गई है, वहीं से हमको थोड़ा डोनेशन भेजती है। यहाँ से नॉर्वे में गई है लड़कियां, जो मेरी फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम में मेरी फ्रेंड है। तो और यहाँ से ही रेस्क्यू होके लड़कियां गई है जिन्होंने हमारे जैसी संस्था बनाई है। नेपाल में वो संस्था चला रहे हैं, कलकत्ता में संस्था चला रहे हैं। त्रिवेणी आचार्य यांनी आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून आजवर 5000 पेक्षा जास्त मुलींना आसरा दिलाय। तसंच त्यांची ही संस्था देशभरात काम करते। त्रिवेणी यांना आजवर अनेक महत्त्वाच्या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलंय, परंतु त्यांच्या या कामाचा गौरव शब्दात करता येण्यासारखा नाहीये। तुम्हाला आजचा भाग कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि अशाच नवनवीन गोष्टी पाहण्यासाठी पाहत राहा गोष्ट असामान्यांची फक्त लोकसत्ता लाईव्ह वर।